हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट लेट मी रिमाइंड यू, हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था स्टॉक एक्सचेंज, और उधर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली थी अबाउट दिस चैप्टर एंड अबाउट मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई भी थी, आपको थोड़ा नॉलेज भी दिया था अबाउट अदर थिंग कि अगर पॉसिबल है तो आज ही से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आज ही से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ। आई थिंक सो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए शायद माइनर को अलाउड नहीं है इजिली, बट आपको पेरेंट्स के थ्रू, मतलब अगर पेरेंट्स एज अ गार्डियन करके आपका अकाउंट ओपन करते हैं तो इट इज पॉसिबल। तो आप थोड़े वीडियोस देख के कैसे माइनर अकाउंट ओपन होता है वो देख के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और मेजर होने के बाद आप वो मेजर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है ऑटोमेटिकली। तो अगर ऑलरेडी आप 18 प्लस हो तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप 18 नहीं हुए हो, अभी तक मेजर नहीं हुए हो, तो आई थिंक सो आपको सर्टेन क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, जहां पे गार्डियन जो रहते हैं वो एज अ प्रिंसिपल आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे और आप उसमें एज अ एजेंट की तरह सिर्फ काम करोगे। मतलब आपको सारी चीजें पहले देखनी पड़ेगी इन शॉर्ट, एंड देन आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर नहीं भी डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है तो बैंक अकाउंट तो होगा आपके पास, तो अभी 1 साल के लिए बैंक अकाउंट में उतने पैसे रख दो, है ना, जो आपको हर महीना मिलने वाला है। और जैसे ही आपका 18th बर्थडे आएगा तो अपने आप को 18th बर्थडे पे एक मस्त वाला गिफ्ट अपने आप को करना, दैट इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। ये मैं बोल रही हूँ कि बिकॉज ये आपको, आपके लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा टू ओपन डीमैट अकाउंट। ट्रस्ट मी, ये 5 साल के बाद सोचना मेरी बातों को एंड बोलना अच्छा हुआ तब मैम के हमने वीडियोस देख लिए और मैम का ये ज्ञान जो है हमने ले लिया। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला फंक्शंस है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। नाउ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब देखो, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे सेविंग्स होते हैं। अब लोग जो है पहले के जमाने में उनके पास बैंक या ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, सेविंग अपने घर पे ही रखते थे, अपने पॉकेट में ही रखते थे। ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन गोल्ड कैसे नॉन लिक्विड असेट होने के कारण, मतलब इजिली कन्वर्टेबल कैश ना होने के कारण, जब रिक्वायर्ड है तो तब लोग इंटरेस्ट नहीं देते थे इतना कि अरे गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट लेटर ऑन हमको अगर पैसे लगे तो हम कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए जब बैंक्स आए तो बैंक में ये सेविंग्स जाने लग गई, जिससे कि बैंक फिर लोन देने लग गया उस पैसों का, और प्रोडक्टिव जगह पे पैसे लगने लग गए, है ना। मतलब लोन देके भी जो डेफिसिट यूनिट है उसका इस्तेमाल करने लग गए विद द बाय गिविंग इंटरेस्ट टू बैंक्स, है ना। वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, यही तो काम करता है। लोगों के पास जो सेविंग है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ बैंक विद 6% इंटरेस्ट और 7% इंटरेस्ट इन एफडी, मतलब बहुत कम है। तो इधर अगर आप थोड़े से फाइनेंशियल एनालिसिस करके, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करके अगर अच्छे स्टॉक खरीदो, अगर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, तो जो अपने लार्ज कैप के कंपनीज है उसमें अगर आप पैसे लगा देते हो, तो जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऐसे जो हमारे इकोनॉमी को जो लेके चल रहे, अदानी वगैरह, ये सारे जो कंपनीज है हमारे इकोनॉमी को बहुत बढ़ा रहे। तो ऐसे कुछ गिने चुने अपने कंट्री के स्टॉक्स है जो कि आप इन्वेस्ट करके, मतलब आपको जो है स्लो पेस पे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है एज कंपेरेटिवली एफडी। तो इन्होंने यही बोला हुआ है कि आज के टाइम पे जो सेविंग्स है वो प्रॉपर जगह पे एक ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट है, जहां पे लोग जो है इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, है ना। और इधर जैसे आपको पता है कि सेबी रेगुलेट करता है इस मार्केट को, तो डर भी नहीं है। सो दिस इनकरेज स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इट डज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी। देखो, इधर हमको ऐसी जगह पे पैसे नहीं लगाने जो बहुत ही स्मॉल कंपनीज है, जो जिनका कोई भरोसा नहीं है आजकल में। तो हमको लार्ज कैप, जो लार्ज कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन पे पैसा लगाना है। तो स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है हमको, हमारे जो रिटर्न, जो हमारे प्रिंसिपल है उसकी एक सेफ्टी भी रहती है। तो बिकॉज आप अभी बहुत छोटे हो ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए कि अगर स्मॉल कंपनी है तो अच्छी रहेगी या तो उतना डिटेल में मत जाओ अभी, वो धीरे धीरे आप सीखोगे आगे।
बट सिंपल सा आपने फॉलो करना है कि जो अपनी इकोनॉमी में सबसे बड़ी कंपनीज हैं उधर पैसे लगा दो, है ना। 1-2 शेयर 3 शेयर जितना भी आपके पास उस शेयर्स खरीदने के पैसे हैं उतना आप खरीद लो। एक शेयर्स खरीदो ना, लेकिन ओके। एक वन ऑफ द, आपको बोल देती हूँ, अपने इंडिया का वन ऑफ द कंपनी जिनका आई थिंक सो लाख में एक स्टॉक चल रहा है। तो आप लोग बोलोगे मैम एक स्टॉक का 1 लाख, ऐसी कंपनी में मत लगाओ। MRF वो कंपनी कौन है? MRF कंपनी है जो टायर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, टायर वगैरह बनाती है। तो उनका अभी फिलहाल जो आई थिंक सो स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक सो लाख के ऊपर रहेगा, आसपास रहेगा, या नहीं आसपास नहीं, लाख के ऊपर बहुत पहले गया था। MRF स्टॉक शेयर प्राइस अंदाजा था मुझे 132 तो देखा था मैंने। नाउ इट इज 1,35,300, तो अच्छा खासा ऊपर गया है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए भाई हम कहाँ से लाएं लाख रुपए? मैम आप हमें एक शेयर्स लेने के लिए बोल रहे हो? नहीं, छोटी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी वगैरह, इसके 800-700, रिलायंस इंडस्ट्री के 2,000 रुपए है एक शेयर्स के। टाटा में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ कंपनीज है ना, तो उनके सर्च मारो कि कौन कौन से अफोर्डेबल है आपके लिए, उस हिसाब से आप खरीदो, कोई टेंशन नहीं है। तो इंटरेस्ट मत लगे ना, इंटरेस्ट मतलब खोदो कि यार इतना महंगा, मैम इतना ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सिर्फ देख के मैम बता रही हैं, चलो सिर्फ देख लेते हैं स्क्रीन पे, ओके यस मैम, फिर हमको तो सिर्फ 12th पास होने से मतलब है, ऐसा नहीं करना हमको। ओके ना, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन आपने कैपिटल मार्केट में भी पढ़ा था कि जो मार्केट होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है या जो कैपिटल मार्केट होता है, वो कंपनीज जिनको पैसा चाहिए उनका कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बैठी हुई हैं, कोई मेरे शेयर्स खरीद लो और मुझे कैपिटल दे दो, उस कैपिटल का हम कहीं पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम करता है कंपनीज से, ताकि इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करे और कंपनीज का कैपिटल फॉर्म हो जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को उस पर गुड रिटर्न्स भी मिले। ये भी इन्वेस्टर का फायदा है। So investors in securities are attracted due to good return on investment and capital appreciation. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम पे क्यों स्टॉक एक्सचेंज इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को इधर ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जितना हमने लगाया था उस पे प्रॉफिट, है ना। सो रिटर्न मतलब डिविडेंड एंड इस फॉर्म में तो मिल ही रहा है, प्लस उनका जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है। दिस अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। कॉर्पोरेट टू कैन इजिली रेज फंड बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू मीट नीड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो मतलब इधर दोनों के जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टर्स है, बिकॉज उनका भी जो कैपिटल है, जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने सेव किया है, उनका जो कैपिटल अगर वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। और जो कंपनीज हैं उनको भी इधर इन्वेस्टर से पैसे लेके वो इजिली फंड रेज कर सकते हैं और अपना कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, जो उनको डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है। सो द स्टॉक एक्सचेंज सर्व अ टूल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन फॉर बोथ इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनीज। नाउ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो इधर बहुत इजिली आप एक अच्छी कंपनी हो कि नहीं हो ये आपके प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी से पता चल जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है इधर। देखो, अगर आप आपने अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए तो कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उसके बेसिस पे आपका जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइजेस हाई जाएंगे, और अगर डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस कम जाएंगे। ठीक है, ये भी रीजन होता है डिमांड। अब डिमांड ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी हो, प्रॉफिटेबल वाली कंपनी हो, और अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपका फंक्शन अच्छा है कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली आपके जो शेयर प्राइसिंग है ऊपर जाते हैं। और अगर नेगेटिव चीजें रहती है तो जो आपका स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं
वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसिंग नीचे जाती है क्योंकि डिमांड कम होता है। तो कहने का मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसमें ऑटोमेटिकली आप जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए प्राइसिंग और सिक्योरिटी होके आती है कि हमको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। तो आप देख सकते हो कंपेयर करके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस के खरीदने चाहिए या टाटा के खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी, आप प्राइसिंग कंपेयर करके, बिकॉज उधर ऑटोमेटिकली जो प्राइजेज है वो सब रिफ्लेक्ट होती है और आप उस प्राइस पे खरीद सकते हो। सो स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यू हायर एज आई टोल्ड यू, and there are more demand for such securities. The valuation of security is useful for the investor, government and creditor. तो ये सारे investors के लिए भी हेल्प रहता है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्प रहता है, क्रेडिटर्स। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्प रहता है, अभी जैसे गवर्नमेंट को कौन सी कंपनीज को थोड़ा पुश देना है, कौन सी कंपनीज को थोड़ा सब्सिडी देना है, कौन सी कंपनी अच्छी है अपनी इकोनॉमी के लिए, उनको बहुत सारे डिसीजन डे टू डे लेने पड़ते हैं टू पुश आर इकोनॉमी। मतलब हर टाइम पे कुछ ना कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अदानी पोर्ट्स वगैरह है तो उनको बहुत सारे ऐसे उनके साथ डील करने होते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ दी वेंचर्स कौन चलाते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे चीजें चला रहे होते हैं, जैसे पोर्ट्स हो गए, रेलवे में केटरिंग हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने गवर्नमेंट ने किसी और को दे के रखी है ताकि गवर्नमेंट से वो सारी चीजें टेंशन हट जाए और वो अपनी गवर्नमेंट जिस चीज पे फोकस करना चाहती है उसी चीज पे फोकस करे। तो बिकॉज गवर्नमेंट इन्हीं सब चीजों से कंपनीज अच्छी है या बुरी है थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेती है। अभी क्रेडिटर भी, जो अगर आप कोई चीजें इन ऐसी कंपनीज को गुड सप्लाई करने वाले हो तो आप जरूर कंपनीज के स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसिंग जरूर देखोगे, क्योंकि प्राइसिंग के वजह से ये जरूर पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। दस द इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द क्रेडिटर कैन एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। एंड क्रेडिटर को एक और हेल्प होता है कि भाई ये कंपनी जो है कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कितने डिफॉल्ट किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, अगर नहीं किए हुए हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है और किए हुए हैं तो क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, मतलब वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, तो क्रेडिटर को ये हेल्प हो जाती है। ओके, नाउ स्टॉक मार्केट एक क्या है, एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर मतलब क्या होता है, एक मेजरिंग टूल होता है। कोई भी चीज को, अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए यूज होता है ना तो उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। तो अब ये इधर क्यों वर्ड यूज हुआ है, तो स्टॉक मार्केट जो है इकोनॉमी का बैरोमीटर, इकोनॉमी को मेजर करने का एक टूल है आप बोल सकते हो। ये आपने थोड़ा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब इकोनॉमी बहुत फ्लरिश हो रही होती है, बहुत अच्छी हो रही होती है, अगर डिमांड ज्यादा हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ अनाउंस किया रहता है कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे या इंडिया से ये वाले गुड्स लेंगे हम। जैसे बीच में बहुत सारे नरेंद्र मोदी जी ने जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर वगैरह ये सारी चीजें, फ्रांस का टूर वगैरह वो कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ऐसे बीच में वो आया था कि हम चाइना को ये प्रोडक्ट ना देते हुए हम इंडिया को ये प्रोडक्ट बनाने का रिक्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, मतलब अपना जो स्टॉक मार्केट है उसको ऐसा फील होता है कि अपनी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। तो कोई भी अच्छी न्यूज अपने इकोनॉमी को एकदम ग्रीन करती है ना, ग्रीन सिग्नल देती है, और कोई भी बुरी चीज अपने इकोनॉमी को रेड सिग्नल देती है। तो आप जरूर नोटिस करोगे जब अगर इकोनॉमी बुरा चल रहा है तो अपना स्टॉक मार्केट भी बुरा ही चल रहा होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो फेज है, इकोनॉमी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबके सब कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है ये देखना है तो आप सिंपली कहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक मार्केट को देख सकते हो। सो देखो, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर, मतलब मेजरिंग टूल टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। एवरी मेजर चेंज इन अ कंट्री, every major change in a country and economy is reflected in the prices of shares
द राइज एंड फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम एंड रिसेशन साइकिल। एक एग्जाम्पल दूंगी, आपने भी वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। कोविड के टाइम पे सारी कंपनी के शेयर प्राइस देखना, सारी कंपनी के आधे तो दिखेंगे आज के टाइम से, आधे से भी ज्यादा कम दिखेंगे आज के टाइम से, क्योंकि उस टाइम पे वो जो न्यूज था उन्होंने वो न्यूज लॉकडाउन वाला न्यूज 21 मार्च 2021 के जो शेयर प्राइजेस है एवरी कंपनी के, वो ऐसे धड़ाम से गिरे थे, सबके सब कंपनी के शेयर्स, क्योंकि वो क्या फीलिंग थी कि अब कंपनी पे ताला लगने वाला है, अब इकोनॉमी पे ताला लगने वाला है, तो हर कंपनीज के शेयर प्राइसेस उस टाइम पे गिरे थे। तो इकोनॉमी का जो सेंटीमेंट्स है वो कहाँ पे दिखा था? स्टॉक मार्केट में दिखा था। सो स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज अ पल्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे इंसान के हाथ में जब डॉक्टर चेक करता है ना कि ये बीमार है नहीं है, इसका जो पल्स है वो कैसा चल रहा है, तो हाथ में से देखा जाता है ना ह्यूमन बॉडी को का मतलब जो भी हार्ट रेट है वो कैसा फंक्शन हो रहा है, बॉडी कैसे फंक्शन हो रही है, डॉक्टर जनरली हाथ के पल्स से पता लगाते हैं। वैसे ही इकोनॉमी का जो पल्स है वो कहाँ पे है? स्टॉक एक्सचेंज में है। सो एंड इकोनॉमिक मिरर एज इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नाउ फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो देखो इधर जो है अपना जो स्टॉक मार्केट है सेबी गाइडलाइन के थ्रू चलता है, सेबी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सेबी होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वो। तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो बिकॉज आपको सारे जो है रिक्वायरमेंट्स वो सेबी के अकॉर्डिंग जाके आप लिस्ट होते हो, तो एक सेफ्टी फील होती है मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने से, क्योंकि मुझे पता है इधर आई हुई कंपनीज, इधर जिन्होंने शेयर्स लिस्ट किया हुआ है लिस्टेड कंपनी, वो ऐसी वैसी कंपनी नहीं होगी, बिकॉज उनका पूरा का पूरा जो चेकिंग है वो किसने किया है? सेबी ने किया है। उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसी वैसी कंपनीज तो नहीं इधर कोई लिस्ट हो सकती। देखो मैं नॉर्मली अनलिस्टेड में ट्रेड करने के बजाय हमेशा कहाँ पे ट्रेड करूंगी? लिस्टेड कंपनी में ही ट्रेड करूंगी, बिकॉज इधर जो है इधर मेरे को सेफ्टी ज्यादा फील होती है as compared to unlisted companies. So stock exchange protect the interest of investor in the stock market. Only the listed security are traded. Stock exchange allow listing only after verifying the soundness. मतलब कि आप कैसी कंपनी हो, अच्छी हो, तभी आपको लिस्टिंग देंगे. The company which are listed have to operate within the strict rules and regulations laid down by the stock exchange. तो आपको तभी ऑपरेट करने दिया जाता है ये मार्केट में अगर आपने इनके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट किए हैं तभी. दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो अल्टीमेटली वही आ जाता है. नाउ लिक्विडिटी मतलब इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. अगर लिक्विड एसेट है मतलब क्या बोला जाता है इसको? इट इज इजिली कन्वर्टेबल इन कैश. नाउ आज के टाइम पे अगर आप इन कंपनीज पे इन्वेस्ट भी करते हो, है ना, ये सोच के कि मैं 3 साल तक इसको इन्वेस्ट रहने दूंगा इस पैसे को, लेकिन आपको बाद में अचानक से पैसे लग जाते हैं, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो स्टॉक मार्केट है, बिकॉज ये सेकेंडरी मार्केट है, और हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या. सेकेंडरी मार्केट मतलब जहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बाय एंड सेल होता है सिक्योरिटीज. तो आप कभी भी नींद से उठ के कभी भी अपने शेयर्स बेच सकते हो जिस दिन आपको अपने फंड की रिक्वायरमेंट है. तो इससे ज्यादा लिक्विडिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, स्टॉक मार्केट से ज्यादा लिक्विडिटी. बिकॉज गोल्ड आप खरीदते हो तो गोल्ड में पैसे अटक जाते हैं. बैंक में जाके अगर आप एफडी करते हो तो एफडी वाले बैंक वाले आपको 4 चीजें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, एंड उनको हफ्ता भर तो लग जाता है अपने पैसे वापस देने में. इधर तो यार आप एक बटन क्लिक करो, मतलब लिटरली बटन क्लिक करो एंड आपका कैश आपके बैंक अकाउंट में तो नहीं बट उस ब्रोकर के पास आ जाता है. मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आपको लगते हैं आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए वो पैसे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन. तो हम T+2 आगे हम पढ़ेंगे वो T+2 के कारण. तो बहुत लिक्विड है यार अपना जो स्टॉक मार्केट है. सो द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज
The presence of stock market give assurance to investor that their investment can be converted into cash whenever they want. The investor can invest in long-term investment project without any hesitation, as because of stock exchange they can convert long-term investment into short-term and medium-term or even liquidate their investment whenever they want. तो वो कभी भी अपने शेयर्स लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीडियम टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको रुकना ही पड़ेगा. नो नीड ऑफ वेट हेयर. ओके, नाउ सेवेंथ, बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल. The share of the profit-making companies are quoted at higher price and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from the stock market. देखो इधर दोनों कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो इन्वेस्टर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू. देखो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि इधर जो अच्छी कंपनीज होती हैं उन कंपनी के जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे होते हैं. नाउ अगर इस स्टॉक मार्केट में जाऊंगी तो अगर मुझे अपनी जो शेयर्स है वो अपने प्राइस या अपने जो फंड है वो अच्छे कंपनीज पे लगाना है तो ऑफ कोर्स मैं ऐसी ही कंपनी पे लगाऊंगी जिनके शेयर्स अच्छे प्राइसेस पे ट्रेड हो रहे हैं. अब कब लगाना है वो आपका चॉइस है कि जब उसके प्राइसेस थोड़े नीचे गिरेंगे तब लगाना है या हायर प्राइस पे लगाना है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगा, है ना. थोड़ा सा आपको नॉलेज लेने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें. तो जो कैपिटल अलोकेशन है, कैपिटल को लगाने की जो बात है वो इजी हो जाता है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज ऑटोमेटिकली प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी हो रखी होती है. हाई प्रॉफिटेबल कंपनीज हाई प्राइस पे डील अप हो रहे होते हैं और लो प्रॉफिटेबल कंपनीज या लो फंक्शनिंग वाले लो प्राइस पे डील अप. तो आपको एक्चुअली कौन से शेयर्स पे पैसे लगाने, यू कैन डिसाइड एंड यू कैन अलोकेट योर कैपिटल in a better way. So the price of security traded in an exchange indicate the opportunity for investment. So the stock exchange facilitate allocation of investor fund to a productive and a profitable channel. तो अगर आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो अभी जब अपनी कंट्री में वो रॉकेट लॉन्च हुआ था, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, 1 सेकेंड. अपनी कंट्री में वो रॉकेट चंद्रयान 3 पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था. तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो भी उस रॉकेट लॉन्च से रिलेटेड कंपनीज थी, मतलब जिन्होंने भी इस लॉन्च में हेल्प किया था, जिन भी कंपनीज ने, उनके जो शेयर प्राइसेस है आफ्टर लॉन्च बहुत ज्यादा ऊपर गया था. तो बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी फोरकास्ट किया था, मतलब ये बहुत सारे वीडियोस भी आए थे उस पर, ना कि लॉन्च के बाद, लेकिन लॉन्च से कहीं 2 महीने पहले ही ये वीडियोस आ रहे थे कि अगर आप ये एयरक्राफ्ट जो कंपनीज है, एयर स्पेस वाली कंपनीज जो, अगर सेलेक्टेड कंपनीज जो है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे आफ्टर दैट लॉन्च. एंड सीरियसली डबल से ट्रिपल हुए थे पैसे उस केस में, बिकॉज अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट का तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो. ये मतलब होता ही है वैसा, अगर नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो बहुत सारे ऐसे एयर स्पेस की कंपनीज पे प्रॉपर टाइम पे पैसा लगा के आप बेटर अलोकेट ऑफ योर कैपिटल कर सकते हो एंड यू कैन अर्न मनी एज वेल एज. ओके, नाउ कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जो अपनी स्टॉक मार्केट है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जैसे बैंक काम कर रहा है सरप्लस यूनिट से लेके डेफिसिट यूनिट को देना ताकि उनका प्रोडक्शन हो सके, तो यही तो स्टॉक मार्केट कर रहा है ना. सिर्फ नाम अलग है, इधर से सरप्लस यूनिट इन्वेस्टर से पैसा लेना और डेफिसिट यूनिट को पैसा देना इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, है ना, शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में ये देना उनको, तो वो ताकि अपना प्रोडक्शन का काम कर सके. तो अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज किस चीज का काम कर रहा है, स्टॉक इकोनॉमिक ग्रोथ का काम कर रहा है और इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर क्या दे रहा है, गुड रिटर्न दे रहा है. तो दोनों के दोनों जो हैं, सरप्लस यूनिट एंड जो डेफिसिट यूनिट, दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट एंड दे आर हैप्पी टू बोरो बिकॉज उनको पैसा सही टाइम पे मिल गया.
So in stock exchange, security of various companies are bought and sold. Investor invest in a company which give good return on investment. Hence, company to try to invest in most productive investment project. This lead to capital formation as well as economic growth. Now, ninth one is provide scope for speculation. Now, speculation मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के इन्वेस्ट करके पैसा कमाना. जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा लोग कमाते हैं. बट ये स्पेकुलेशन मतलब कि आप थोड़ा सा जुआ टाइप करते हो इधर. ठीक है, मतलब ये जुआ वर्ड ठीक नहीं है इधर, बट आपको समझाने के लिए मुझे ये यूज करना पड़ रहा है ना. कि जैसे जुआ में कैसे होता है, ऐसे सिर्फ लक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट इधर लक के बेसिस पे नहीं रहता है, बट थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी रहता है. बहुत सारे फंडामेंटल बेसिक ये सारी चीजें कंपनीज के पढ़ने पड़ते हैं. देन जाके आपको ये चीज का अंदाजा आता है, एक्सपीरियंस से अंदाजा आता है कि कैसे शॉर्ट टर्म में, दैट इज वन डे में, कैसे ये शॉर्ट सेलिंग एंड जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसका कैसे इस्तेमाल करके एक दो दिन में वो पैसे कमा ले. एंड आपने बहुत सारी चीजें ऐसे स्टॉक मार्केट में सुनी होंगी. तो लोग कमाते भी हैं, गवाते भी हैं. कहने का मतलब इधर नाइन्थ पॉइंट आपको बोल रहा है कि जिनको स्पेकुलेट करना है, जिनको हेल्दी स्पेकुलेशन करना है, क्योंकि देखो बैड स्पेकुलेशंस भी होते हैं, जैसे जुआ लगाना, ये सब लक के बेसिस पे खेलना, वो बैड स्पेकुलेशन माना जाता है. बट आपको प्रॉपर अगर जहां पे गवर्नमेंट साइट है और गवर्नमेंट के थ्रू आपको स्पेकुलेट करना है, प्रॉपर टैक्सेस एंड ऑल पे करके, तो स्टॉक मार्केट इज अ बेटर प्लेस टू स्पेकुलेट. इधर अब आपको क्यों ऐसा दिया गया है कि आप इधर स्पेकुलेट, क्योंकि इधर गवर्नमेंट का हेल्प होता है ना, टैक्सेस मिल जाते हैं गवर्नमेंट को, ब्रोकरेज मिल जाते हैं इन ब्रोकर्स को, तो ये ऑल ओवर इकोनॉमी में हेल्प ही करता है इंट्राडे में. एंड आपको बोल दूं, जब तक आपको ट्रेडिंग का 100% नॉलेज, 100% तो नॉलेज कभी नहीं आ सकता, लेकिन ट्रेडिंग का जब तक आपको 50 to 60% नॉलेज ना आए, तब तक आप इंट्राडे को टच मत करना. सिर्फ मैंने बोल दिया, मैम ने बोला है ट्रेडिंग करने के लिए, वो माइंडसेट से मत जाना. मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, स्पेकुलेट करने के लिए नहीं बोला है. शॉर्ट टर्म में मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बोला है कि इंट्राडे में एक दिन में पैसे लगाओ और दूसरे दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे. ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई शॉर्टकट अगर इस दुनिया में रहता तो मैं इधर बैठी नहीं रहती आपके सामने ये पढ़ाने के लिए कि ये क्या होता है, वो क्या होता है. मैं भी उधर स्टॉक मार्केट कर रही होती. ठीक है, तो समझो, थोड़े से चीजों को समझ के ही चीजों को किया जाता है. तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं, तो उन्होंने बोला है टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड और सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, the stock exchange permit healthy speculation of the securities. Okay, now 10th one is promote the habit of saving and investment. तो ये फर्स्ट पॉइंट ही मैंने आपको बोल दिया था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक बेटर प्लेस है टू इन्वेस्ट योर मनी, टू स्टार्ट सेविंग, ताकि आप इन्वेस्ट कर सको. तो कहीं ना कहीं लोगों में ये जिज्ञासा आती है, ये क्यूरियोसिटी आती है, जैसे आप में शायद आ रही होगी वो आग की, हम भी सेव करेंगे, हम भी स्टॉक मार्केट में लगाएंगे. तो वैसे ही सेविंग्स जितनी ज्यादा होंगी और वो प्रॉपर जगह पे जब इन्वेस्ट होंगी, तो ये लोगों को जब रिटर्न्स मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आता है कि हाँ, हम और इन्वेस्ट करेंगे और पैसे लगाएंगे और अच्छे रिटर्न्स लेंगे. So the stock market offer attractive opportunity of investment in various securities. The attractive opportunity encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold and silver. तो आप प्रोडक्टिव सिक्योरिटीज में पैसा लगा के अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हो और अनप्रोडक्टिव असेट को इग्नोर कर सकते हो, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. यस, गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको रिटर्न्स देता है, बट वो कैसा है ना, एक बार आपने लगा दिया एंड लिक्विडिटी चली जाती है, उसमें बहुत सारे प्लस एंड माइनस चीजें होती है. तो उसका फुल चीजें जब तक आप समझ में नहीं लेते तब तक आपकी पूरी बात समझ में भी नहीं आएगी. तो सिंपल वे है कि लिक्विडिटी के साथ गुड रिटर्न कौन देता है? स्टॉक मार्केट देता है. ठीक है, अगर आप प्रॉपर जगह पे पैसे लगाओ. प्रॉपर अगर नहीं भी पता होगा तो लार्ज कैप की जो कंपनीज है, लार्ज साइज की जो कंपनीज है, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट कर दो और एक साल के आपके पैसे
डबल जरूर होंगे, ठीक है। ये कहीं बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इकोनॉमी में क्या होगा। इकोनॉमी पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, उस कंपनी की फंक्शनिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। तो जनरली जो होता है वो मैंने आपको बोला है। एंड ये हमारा है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आई होप यू लाइक दी लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। ज्यादा लेक्चर बड़ा हो जाता है तो यू आर स्टार्टिंग लूजिंग योर इंटरेस्ट। तो इसके लिए सर ने मुझे बोला है छोटे छोटे वीडियोस बनाया करो। मैम इतने बड़े बच्चे इतने बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखते, इतने बड़े बड़े बच्चे है ना, तो आपका दिमाग छोटा है तो छोटे जस्ट किडिंग यार। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे। ज्यादा ही जोक में मार दूं है ना, फालतू के जोक, तो इससे अच्छा ही कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये जो बाकी के अपने कंटेंट है वो रीड आउट कर दूंगी। सब समझ में आपके आने चाहिए, उस स्पीड से ही मैं जाऊंगी। तो ऑल फॉर टुडे गाइज, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू तो बोलते ही हो आप, लेकिन जरूर ये बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर और नॉट। कैसा आपका रिदम जा रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट, ये जरूर शेयर करते रहना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे बनते रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहो, और कुछ नहीं बोलती। बाय बाय।